ऐसा था कि जब मैंने इस फील्ड को ज्वाइन किया तो हम मेडिकल की तैयारी कर रहे थे, एमबीबीएस की तैयारी कर रहे थे। तभी मेरे फादर को स्ट्रोक हुआ था। मैं हॉस्पिटल में जाता था, देखता था कि कोई थेरेपिस्ट आते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट उनकी एक्सरसाइज कराते हैं, हाथ पैर हिलाते हैं और धीरे धीरे उनके अंदर मूवमेंट आनी शुरू हो गई। मगर मैंने देखा कि भाई सिर्फ हाथ पैर हिलाने के बाद अगर हल्की सी मूवमेंट आई है, फिर मैंने उसके बारे में जानने की कोशिश करी फील्ड है क्या। मैंने इस फील्ड के बारे में जाना कि बिना दवाइयों के ज़रिए एक्सरसाइज के थ्रू, यानी व्यायाम के थ्रू और कुछ इलेक्ट्रिकल मॉडलिटी होती हैं उसको लगाई जाए तो हमारे क्या कहते हैं रिकवरी, पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है और बहुत अच्छी तरह से होती है। उन दिनों तो बस ये 2-4 बातें मुझे समझ में आई थी कि भाई ये फिजियोथेरेपी फील्ड क्या है, एक्सरसाइज और इलेक्ट्रोथेरेपी। जब मैंने इस कोर्स को ज्वाइन किया तो उसमें मैंने सब कुछ पढ़ा कि जो एमबीबीएस उनके समान ही पढ़ाई होती है इसकी, जिसके अंदर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। फार्मा, दवाइयों के बारे में सारी ज्ञान दिया जाता है और पैथोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता है कि भाई इतनी सारी बीमारियां होती हैं, तो उनके बराबर ही पढ़ाई होती है इसकी 4 साल की। बस इसके अंदर एक्सरसाइज थेरेपी, बायोमैकेनिक्स और इलेक्ट्रोथेरेपी का अलग से ज्ञान दिया जाता है। इसकी इंटर्नशिप भी होती है 6 महीने की, जिसको मैं पक्का तौर पे कहना चाहता हूँ कि शायद मुझे मौका मिला तो इसकी इंटर्नशिप कम से कम 1 या 1.5 साल की होनी चाहिए। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं, जितना हम पढ़ते हैं ना, हम भूलना भी शुरू करते हैं। तो प्रैक्टिकल ज्ञान लेना वो हॉस्पिटल में हो सकता है और किसी सीनियर के अंडर अच्छी तरह से सीखा जाए तो हम एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, अच्छे थेरेपिस्ट बन सकते हैं। मैंने इसकी पढ़ाई करने के बाद जब पेशेंट देखना शुरू किया तो मुझे लगा कि एक फील्ड है न्यूरोलॉजी, क्योंकि मेरे फादर को स्ट्रोक हुआ था तो शायद उस तरीके से फिजियोथेरेपी उनकी नहीं हुई, जिसके कारण उनके हाथ पैर टाइट होने शुरू हो गए थे। मैंने जाने टाइटनेस होती क्या है, तो मुझे लगा कि उन दिनों जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मुझे ये ज्ञान हुआ कि जब मान लो किसी बच्चे को अगर कोई चीज़ सिखाओ ना, मान लो पैदा हुआ हिंदुस्तान में, भेज दिया अमेरिका, तो इंग्लिश बोलना सीखेगा वो। अगर हम शुरू से ही अच्छे तरीके से एक्सरसाइज कराएं, बहुत सारी टेक्निक होती है, इसको बोलते हैं मोटर रीलर्निंग प्रोग्राम, टास्क ओरिएंटेड थेरेपी होती है हमारी। मान लो गिलास को हमने ऐसे उठाया पूरी ज़िंदगी और पानी ऐसे पिया है, तो सबसे पहले मूवमेंट हमारी यही आएगी, ये वाली। यानी हमारी कुछ मांसपेशियाँ ऐसी होती हैं जो सबसे ज़्यादा टाइट होती हैं, उनके अपोजिट जो मांसपेशियाँ हैं, अगर ये टाइट होगा तो पीछे वाली मसल हमारी वीक हो जाएगी। तो हम इतनी सारी पढ़ाई करने के बाद और रिसर्च पढ़ने के बाद और पेशेंट करने के बाद, सीनियर से सीखने के बाद मुझे लगा कि इस थेरेपी से सिंपल से तरीके से अगर ब्रेन को हम बार बार सिखाते जाएँ नॉर्मल मूवमेंट और मोटर रीलर्निंग प्रोग्राम, जैसे स्ट्रोक के पेशेंट की बात मैं कर रहा था कि उनको नॉर्मल मूवमेंट कराई जाए जिससे कि उनके हाथ में टाइटनेस ना आए, स्पास्टिसिटी बोलते हो टाइटनेस का, वो ना आए। उनको नॉर्मल शुरू से अगर एक्सरसाइज कराई जाए तो न्यूरोजेनेसिस होती है ब्रेन के अंदर। इसका मतलब है कि हमने जो चीज़ सिखाई उन्होंने सीखी, ठीक है, और ब्रेन के अंदर वो एरिया हमारा दोबारा से डेवलप होना शुरू हो गया, नया एरिया, न्यूरोजेनेसिस बोलते हैं उसको। तो पेशेंट को हम नियर टू 100% ठीक भी कर सकते हैं। वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी भी करता है ब्रेन के अंदर कितना बड़ा लीजन है, कितना बड़ा एरिया डैमेज हुआ है उनका। मैंने मेरा एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि भाई हम पेशेंट को अगर शुरू से फ्रॉम द डे 1 आईसीयू से अगर हम उसको ट्रीटमेंट करना शुरू करें तरीके से, तो हम पेशेंट को नेगेटिव, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, गलत चीज़ें, गलत मूवमेंट आने से रोक देते हैं, यानी स्पास्टिक होने से हम बचा सकते हैं। ठीक है, अगर हम सही तरीके से एक्सरसाइज कराएं, मैं कोई मेडिकल अपनी टर्मिनोलॉजी यूज़ नहीं करूँगा, भी एनडीटी होती है, अप्रोच ब्रूनस्टॉर्म होती है, वो बात होती है, एमआरपी होती है, क्योंकि वो जनता समझ नहीं पाएगी। अगर हम सिंपल भाषा में बात करें कि अगर हम उनका ये एग्जामिनेशन करते रहते हैं कि भैया किस मसल के अंदर टाइटनेस आ रही है, उसको नॉर्मल मूवमेंट सिखाते जाओ, कराते जाओ, वेट बेरिंग सिखाते जाओ, खड़ा कराओ, उनको घोड़ा बनाओ, यानी हाथ पैरों पे पूरा प्रॉपर वजन आए, हर जॉइंट के अंदर वजन आए, उनके वेट आए। क्योंकि हम सपोज करो हम इस कमरे के अंदर लाइट चली जाए और हम खाना खा रहे हो तो मुँह में जाएगा, यानी आँखों के अलावा भी हमारे जॉइंट के अंदर, मांसपेशियों के अंदर, स्किन के अंदर सेंसेस होती हैं जो हर एक चीज़ को की वेलोसिटी यानी मूवमेंट को सही डायरेक्शन में कराती है। ठीक है, तो सही तरीके से अगर उनकी फिजियोथेरेपी कराएं तो हम उस नेगेटिव चीज़ को, ठीक है, नेगेटिव प्लास्टिसिटी बोलते हैं इसको, हम उसको ख़त्म कर सकते हैं, और पॉजिटिव प्लास्टिसिटी को बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। पेशेंट को हम नियर टू नॉर्मल कर सकते हैं, यानी बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर सही तरीके से फ्रॉम द डे 1 उसका ट्रीटमेंट होना शुरू हो जाए। अगर पेशेंट का हाफ ब्रेन, क्योंकि हमारा जो सीधा राइट जो दायां ब्रेन होता है ना, ब्रेन का हिस्सा, वो हमारी बाईं साइड को, जो लेफ्ट साइड होती है ना, उसको कंट्रोल करता है। किसी का अगर राइट ब्रेन पूरा भी डैमेज हो जाए तब भी हम उसको प्रैक्टिस करा करा के एविडेंस है, हमने काफ़ी पेशेंट किए हैं, उनको हम खड़ा कर सकते हैं, चला सकते हैं, ठीक है, जिससे वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो।
ऐसे पेशेंट का अगर शुरू में अच्छा इलाज ना हो तो बेड पे पड़े रहते हैं। अगर फिजियोथेरेपी ना हो तो उनकी मांसपेशियाँ काम नहीं करेंगी। उसको बोलते हैं हम डिसयूज एट्रोफी, यानी काम मत करो और आप कमज़ोर हो जाएंगे। उस पेशेंट को ट्रीट करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। इस थेरेपी के अंदर पेशेंट को मेरे हिसाब से डेली यानी सुबह शाम दिन में 2 बार एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है शुरू से ही, और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कि भाई आप अगर मेहनत करोगे तो आप ठीक हो जाओगे, क्योंकि ब्रेन को हम थ्रू द लाइफ यानी पूरी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हर एक नई चीज़ सिखा सकते हैं। देखिए, स्ट्रोक एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर हमारा आधा हिस्सा या जिस ब्रेन के हिस्से के अंदर अगर हमारा ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए, ब्लड सर्कुलेशन रुकने का मतलब है कि जो दिमाग की तरफ ब्लड ले जाने वाली हमारी जो आर्टरीज होती हैं उनके अंदर कोई अगर ब्लॉकेज आ जाए, कोई क्लॉट आ जाए या दिमाग की नस फट जाए तो वो ब्रेन के हिस्से को डैमेज कर देंगी, और वो वन टाइम डैमेज होता है। यानी एक बार अगर वो ख़राब हो गया तो दोबारा उसमें रीजनरेशन नहीं होती है। ठीक है, ऑक्सीजन और ब्लड सर्कुलेशन का ही ब्रेन के अंदर फंडा होता है हमारा। अगर शायद 3 से 4 मिनट तक किसी ब्रेन के हिस्से को हमारा ऑक्सीजन या ब्लड सप्लाई ना जाए तो हिस्सा वो डैमेज हो जाएगा हमारा। ये स्ट्रोक होता है। अगर हमारे दाएं हिस्से के अंदर स्ट्रोक हुआ है ब्रेन के हिस्से के अंदर, तो हमारा जो उसका कंट्रोल होता है ना, वो होता है बाईं साइड में। तो पूरा हाफ साइड या जो एरिया यानी हमारे ब्रेन के अंदर एक छोटे छोटे एरिया होते हैं जो हमारे हाथ को कंट्रोल करते हैं, पैर को करते हैं, हमारे ट्रंक को करते हैं, फेस को करते हैं। जिस हिस्से के अंदर ज़्यादा डैमेज होगा वो हिस्सा हमारा पैरालाइज हो जाएगा, या पैरासिस बोलते हैं इसको, कमज़ोरी आ जाएगी उसके अंदर, जिसमें रिकवरी के चांसेस ज़्यादा अच्छे होते हैं। देखिए, स्ट्रोक रिहेबिलिटेशन आपको ये समझना होगा कि हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट जैसा पहले था, वो जो व्यवसाय करता था उसको उसी व्यवसाय में वापस पहुंचाएं। अपनी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग यानी सुबह से लेकर रात तक की जो दिनचर्या है उसको वो नॉर्मल तरीके से करें। लैट्रिन बाथरूम अपने नॉर्मल तरीके से जाए, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। तो ये एक छोटा सा एक समरी मैं बता रहा हूँ स्ट्रोक रिहेबिलिटेशन की, कि अगर मान लो किसी को स्ट्रोक हुआ है तो हमें उसको डिपेंडेंट नहीं होने देना। डिपेंडेंट नहीं होने देना क्यों? क्योंकि जब स्ट्रोक किसी को होता है तो उसका कोई या तो एक हाथ या पूरा हाफ साइड उसका पैरालाइज हो गया या पैरासिस हो गया, वीक हो गया। अगर हम अपनी मांसपेशियों का इस्तेमाल ना करें तो ख़राब होनी शुरू हो जाएंगी वो। हम उस मांसपेशियों को ख़राब होने से रोकते हैं एक्सरसाइज करा के। ठीक है, अगर हम आईसीयू से पेशेंट को प्रॉपर तरीके से ठीक करें, उसकी पोजीशन का ध्यान रखें, उसके हाथ पैरों की एक्सरसाइज कराते रहें, जैसे उसके अंदर हल्की सी पावर आए या मोमेंट आनी शुरू हो जाए तो उसको सही डायरेक्शन में इलाज दें। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। कभी मैंने उनको गुस्से होते हुए नहीं देखा, कभी किसी तरीके से उनका व्यवहार में कोई कमी नहीं रही है, और उसके कारण वो पेशेंट का ट्रीटमेंट और मन लगा के अपना ट्रीटमेंट करते हैं, जिससे कि पेशेंट को बहुत जल्दी आराम भी मिलता है और उनका मनोबल भी बढ़ता। और मैं काफ़ी इम्प्रूव हो गया और आगे भी मुझे लगता है मैं 100% बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा। उम्मीद है कि मुझे 1 से 1.5 महीने के बीच में मैं बिल्कुल एक्टिव हो जाऊँगा। सपोज़ करो किसी को गाड़ी चलानी नहीं आती, 15 दिन में प्रैक्टिस करेगा, गियर के बारे में समझेगा, स्टीयरिंग पकड़ेगा, तो ब्रेन उसका अपने आप उस चीज़ को वो क्या कहते हैं, उसमें एक एरिया डेवलप हो जाता है। और कभी सपोज़ करो वो कहीं गाड़ी चलाने जा रहा है तो पहाड़ों पे भी चला लेगा, यानी कम से कम 15 से 20 दिन प्रैक्टिस करने के बाद उसको गाड़ी चलाना आ गया। ऐसे ही स्ट्रोक के अंदर 3 से 4 महीने के अंदर अगर सही तरीके से फिजियोथेरेपी हो जाए, बहुत सारी टेक्निक होती हैं, MRP टेक्निक है, मोटर रीलर्निंग प्रोग्राम है, काफ़ी सारी टेक्निक है हमारी। अगर हम उसको इस्तेमाल करें तो पेशेंट को 3 से 4 महीने के अंदर काफ़ी हद तक हम रिकवरी ला सकते हैं, उसको इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। सन 2006 में मुझे पेशेंट मिला था मेरी इंटर्नशिप के दौरान। तब से लेकर आप हमारे पास पेशेंट रिकॉर्ड देखोगे तो गिनती नहीं है उसकी कितने पेशेंट हम ठीक कर चुके हैं। हाँ, आज भी हमारे पास OPD के अंदर डेली के 10 से 12 पेशेंट आते हैं जहाँ हमारे थेरेपिस्ट काम करते हैं जो सारे। अच्छा, स्ट्रोक के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए कम से कम फिजियोथेरेपिस्ट को मास्टर्स होना चाहिए, मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी न्यूरोलॉजी। अगर उसने इसमें पढ़ाई करी है तो मेरे हिसाब से वो पेशेंट अगर ट्रीट करता है, अच्छे तरीके से ट्रीट करता है, तो पेशेंट 90% ठीक हो सकता है। एक्यूट केस अगर हमें मिलता है तो 3 से 4 महीने। कुछ केस ऐसे होते हैं जो 5 साल बाद भी आ रहे हैं, 10 साल बाद भी आ रहे हैं और बिस्तर पे थे, उनको किसी ने फिजियोथेरेपी नहीं कराई, तो उस केस को हम चलाने के लिए कम से कम 6 महीने लगेंगे। मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ। और बिल्कुल ठीक नहीं कर सकते उस केस को हम, क्योंकि अगर हम जानवर नहीं हैं। अगर हम जानवर होते तो चारों हाथ पर यूज़ करते हैं अपने चलने के लिए। ठीक है, हम खड़े होते हैं पैरों पे, तो पैरों पे वजन पहले आता है, इसलिए पेशेंट को चलाना कोई बड़ी बात नहीं है। स्ट्रोक के पेशेंट को हमने बहुत पेशेंट करे हैं जो हमारे पास ऑल ओवर इंडिया है। और एक पेशेंट अभी UK से भी आया था फिजियोथेरेपी कराने के लिए। वहाँ अपॉइंटमेंट नहीं मिलता और इतनी मेहनत नहीं होती है और ट्रीटमेंट कॉस्ट बहुत हैवी है, तो इसीलिए
रिकवरी भी पुअर होती है, क्योंकि इसमें एक्सरसाइज की ज़रूरत है। जितना हम एक्सरसाइज कराएंगे, ट्रीटमेंट सही देंगे, उतना पेशेंट ठीक हो जाएगा जल्दी। स्ट्रोक ना हो, देखो स्ट्रोक के कारण होते हैं हमारा उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज है कोई, ठीक है। अगर किसी को बीपी की शिकायत है तो अपने जो फिजिशियन हैं, जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं, उनके पास, उनके अंडर जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है उसको फॉलो करें। बीपी की दवाई कभी ना छोड़ें, डॉक्टर की सलाह पे काम करें। अगर किसी को शुगर है तो भी स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं हमारे। शुगर, मोटापा, बीपी और कुछ और भी कारण हैं हमारे जिससे कि हमें स्ट्रोक हो सकता है। तो ये कॉमन चीज़ों पे हमें कंट्रोल करना चाहिए और डॉक्टर की सलाह पे काम करना चाहिए। अगर टीम वर्क होता है ना, अगर डॉक्टर हमारा न्यूरोलॉजिस्ट है या फिजिशियन है और फिजियोथेरेपिस्ट पूरी, अगर किसी को स्ट्रोक हो गया है तो पूरी टीम मिलके काम करे तो शायद उसकी रिकवरी बेटर हो सकती है, बहुत अच्छी हो सकती है। देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं, हम सरकार के माध्यम से और हम एक एनजीओ भी चलाते हैं, उसके माध्यम से हम जनता के अंदर जाते हैं। हम कुछ कैंप लगाते हैं जिसमें फिजियोथेरेपी के बारे में बताते हैं कि ये फील्ड क्या है, हम किस तरीके की पद्धति इस्तेमाल करते हैं, हम किस तरीके से पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। और स्ट्रोक पेशेंट की अवेयरनेस के लिए हम काफ़ी अपने एनजीओ के माध्यम से कैंप लगा चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि सरकार और फिजियोथेरेपिस्ट सब मिलके कार्यक्रम करें जिससे फिजियोथेरेपी का प्रचार और प्रसार हिंदुस्तान के अंदर बढ़े। ये एक ऐसी फील्ड है जो विदेशों में सेकंड हाईएस्ट पेइंग फील्ड है और अपॉइंटमेंट नहीं मिलता। यहाँ पर क्या हो रहा है कि अनअवेयरनेस यानी जिसका जो प्रचार है वो इतना कम है। फिलहाल अब तो होने लगा है, मगर गाँव के अंदर और दूर दराज शहरों के अंदर इसका प्रचार होना अभी बाकी है। और मैं एक मैसेज फिजियोथेरेपिस्ट भाइयों को भी देना चाहता हूँ कि हम अपनी फील्ड को बढ़ाने के लिए पेशेंट को एग्जामिनेशन, असेसमेंट और प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर हम दें तो हम एज ए कंसल्टेंट पेशेंट ट्रीट भी कर सकते हैं और पेशेंट टू पेशेंट अपनी ओपीडी बना सकते हैं, ठीक है। अगर किसी एक पेशेंट को हम ठीक करते हैं तो 10 पेशेंट अपने आप हमारे पास आ जाते हैं। मगर हम पेशेंट को ठीक करें और पेशेंट को एक्सरसाइज के बारे में इतनी जागरूकता दें कि अगर एक्सरसाइज हम नहीं करेंगे ना डेली की 30 से 40 मिनट का वर्कआउट बहुत ज़रूरी होता है, वो एक्सरसाइज जनता को सिखाओ। जब घर घर में एक्सरसाइज होंगी, बच्चा एक्सरसाइज करेगा तो हमारी प्रमोशन अपने आप ही हो जाएगी, ठीक है। और ये ऐसी चीज़ है, ऐसी फील्ड है जिससे कि हम अपने आप सेल्फ एक्टिविटी कर रहे हैं, मांसपेशियाँ ठीक है हमारी, ना आर्थराइटिस होगी तो हमारी मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग कर दो, घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा हमारा, ठीक है। स्ट्रोक के पेशेंट को सिखा दो कुछ एक्सरसाइज, उनके घर वालों को सिखाओ जिससे कि वो एक बार हमारे पास सेशन लेने आ जाए, फिर घर में एक्टिविटी करता रहे, नॉर्मल चीज़ें सिखाओ उसको। तो एक ऐसी फील्ड है जिसको हिंदुस्तान के अंदर मैं कहता हूँ कि हर एक गाँव में पहुँचाया जाए। शहरों के अंदर तो इसका प्रचार और प्रसार हो ही गया है और फिजियोथेरेपिस्ट भाई बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं हमारे, और जागरूकता की ज़रूरत है सरकार के माध्यम से, ये मैं अनुरोध करता हूँ।